हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपका जो निषेचन एवं अंतररोपण वाला टॉपिक है वो चालू किया था। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये तीसरा चौथा टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से भाई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो निषेचन वाला पार्ट था ये पूरा पढ़ा दिया कि भाई निषेचन क्या होता है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिस्कशन का वो है आपका इम्प्लांटेशन और अंतररोपण। भाई जैसे आपको निषेचन में कुछ पॉइंट बता दिए थे ना, युग्मक का आना, कैपेसिटेशन, पॉलीस्पर्मी को रोकना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। और ये कैसे कैसे स्पर्म एंटर लेता है, क्या क्या अभिक्रिया यहाँ पर होती है, ये भी सारा कुछ आपको बता दिया था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई निषेचन जब होता है तो सबसे पहले युग्मनज बनता है। फिर उसके बाद डिवीजन होते होते 8 से 16 कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है जिसको हम तूतक बोलते हैं। और फिर उसके बाद वो तूतक जो है वो क्या होता है, अपने आप को एक कुछ कोशिकाओं में अरेंज कर लेता है जिसको हम कोरक पुट्टी बोल लेते हैं एक दूसरी संरचना में। तो इसके आगे का टॉपिक देखते हैं भाई अब हुआ क्या। तो भाई जैसे मान लो ये यूट्रस हो गया। ये मान लो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ये यूट्रस की है। ये गर्भाशय अंतःस्तर हो गया। ठीक है, एंडोमेट्रियम हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे ही कोरक पुट्टी बनता है, ये मान लो ये क्या हो गया आपका, ये कोरक पुट्टी हो गया। अब देखो एक चीज आप याद रखना कि जैसे ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने कोरक पुट्टी में आपको पारदर्शी अंडावरण दिखाया है। अब होता है क्या भाई, जैसे जैसे फ्लूइड इस कोरक पुट्टी में एंटर करता है, इस कोरक पुट्टी में क्या होता है भाई, दरारें आ जाती हैं और मतलब ये टूट जाता है। और टूटते टाइम क्या होता है, ये जो जैसे ये टूटा मतलब क्या होगा, ये कोरक पुट्टी ऐसे टूट जाएगा और उसके अंदर ये जो पूरा तूतक होता है वहां से ये क्या है, इसे स्क्वीज करके बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है, एक चीज आप याद रखना कि जब तक ये पारदर्शी अंडावरण है वो अंतररोपण होने नहीं देगा। ठीक है, कौन, जब तक ये पारदर्शी अंडावरण है। और इसका यही काम होता है कि भाई जैसे एक चीज याद रखना, जो अंतररोपण के लिए जो सबसे सही जगह होती है वो गर्भाशय होता है। ठीक है। लेकिन कई बार हमें देखने मिलता है कि भाई जो अंतररोपण है, जो इम्प्लांटेशन है, वो गर्भाशय में ना होकर कभी फैलोपियन ट्यूब में या कभी सर्विक्स के अंदर हो जाता है। और इनको बोला जाता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ये वर्ड याद रख लेना, इसको बोलते हैं हम एक्टॉपिक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, याद रखना अगर अंतररोपण गर्भाशय में ना होकर ग्रीवा के अंदर हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब देखो गर्भाशय की तो संरचना ऐसी है ही कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है क्योंकि उसमें फैलने की पावर होती है। लेकिन ये चीज आपके फेलोपियन ट्यूब में तो है नहीं। तो फेलोपियन ट्यूब में अगर अंतररोपण हो गया और वहां पे बच्चा बड़ा होने लगा अगर, तो कुछ टाइम बाद वो फट जाएगी। है ना, तो इस चीज को याद रख लेना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, कि जो आपका भ्रूण है उसका अंतररोपण सिर्फ गर्भाशय की भित्ति के अंदर ही हो, ये कौन इंश्योर करता है, तो ये काम करता है कौन, आपका पारदर्शी अंडावरण। तो जब तक वो कहां पे नहीं आएगा, गर्भाशय के अंदर नहीं आएगा, ये पारदर्शी अंडावरण बना रहता है। उसके बाद क्या होता है, पारदर्शी अंडावरण टूट जाता है और जो अंदर कोरक पुट्टी है वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है। एक चीज और भाई, इसीलिए भाई जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उससे कहते भी हैं कि भाई अगर प्रेगनेंसी है तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाने से पता लग जाएगा कि कहीं भाई वो प्रेगनेंसी जो है वो एक्टॉपिक तो नहीं है। है ना, अगर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं फेलोपियन ट्यूब में हुआ है तो उससे आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो इतना आप याद रख लेना भाई, जैसे ही क्या हुआ गर्भाशय में गया, ये जो कोरक पुट्टी है इसके चारों तरफ जो पारदर्शी अंडावरण है वो हट जाता है। और एक चीज और याद रखना है ना, कि अंतररोपण जो होता है वो हमेशा कहां से होगा, जिस तरफ अंतरकोशिकीय मांस होता है, अंतरकोशिकीय समूह होगा। अब देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिटेल है, यहाँ पर भी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पर होता क्या भाई, यहाँ पर ये जो इनर सेल मास होता है इसके नीचे की जो पोषकोरक कोशिकाएं होती है, इनको सेल्स ऑफ रॉबर बोला जाता है। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको जान देते हैं। पर वो कोशिकाएं क्या करती हैं, वो कुछ एंजाइम्स को बनाती हैं। ठीक है। तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जो गर्भाशय अंतःस्तर होता है उसकी जो वॉल, वहां पे जो टिश्यू है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और होता क्या, जैसे डाइजेस्ट करते हैं, अब ये जो कोरक पुट्टी है ये गर्भाशय के जो अंदर भित्ति है उसके अंदर चला जाता है। और जैसे वो अंदर गया, होता क्या है,
ये जो बाहर लेयर इसने डाइजेस्ट करी थी ना अंदर आने के लिए, गर्भाशय उस लेयर को दोबारा से बना लेता है। और होता क्या है, जब वो अंदर, जब भाई जैसे टिश्यू है यहाँ पे जो मान लो ये आपका गर्भाशय अंतःस्तर हो गया, और यहाँ पे कई सारी रुधिर वाहिनियां होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था ना कि जब गर्भाशय का अंतःस्तर की थिकनेस, मोटाई बढ़ती है, तो उसके अंदर कई सारी रुधिर वाहिनियां बनना चालू हो जाती हैं। अब हुआ क्या, ये जो आपका है, ये इसको तोड़ता हुआ ये अंदर आ रहा है, इसको ऐसे तोड़ा और फिर ये अंदर एंट्री ले रहा है। तो होता है कि जब ये अंदर जाता है तो इसके चारों तरफ कई सारे रुधिर वाहिनियां भी डैमेज हो जाती है, और फिर जो मादा का रक्त है वो इस भ्रूण के चारों तरफ भर जाता है। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है, याद रख लेना, जो एम्ब्रियो एक्चुअली स्टार्टिंग में जो होता है वो मादा के रक्त से ही घिरा हुआ रहता है, और जो भी एक्सचेंज होता है फिर डायरेक्टली वो इस मादा के रक्त से ही होता है। तो इसको थोड़ा अभी के लिए याद रख लेना भाई, जैसे कोरक पुट्टी बना, ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है, और इस एंजाइम को रिलीज करके क्या है, जो गर्भाशय अंतःस्तर है उसके टिश्यू को हटा दिया और वो उसके अंदर चला गया। जैसे वो अंदर जाता है, जो लेयर उसने बाहर की हटाई थी वो दोबारा से बन जाती है और वो उसके अंदर चला गया है। इसी प्रक्रिया को ही हम अंतररोपण बोलते हैं, अंतररोपण बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन बोल देंगे इसको हम। अब इम्प्लांटेशन जैसे ही हुआ, तो हुआ क्या भाई, ये जो अंदर जाता है आपका कोरक पुट्टी, इसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं। क्या क्या बदलाव होते हैं भाई, जैसे सबसे पहले क्या था, कोरक पुट्टी में एक नीचे सेल का गुच्छा बना हुआ था जिसको हम अंतर कोशिकीय समूह बोल रहे हैं। लेकिन जैसे वो अंदर जाता है, ये जो इनर सेल मास होता है ये अपने आप को ऐसे दो लेयर में अरेंज कर लेता है। एक लेयर को बोला जाता है एपीब्लास्ट, जो बाद में जाकर एक्टोडम बनाता है, और एक लेयर को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, जो बाद में जाकर एंडोडम की फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पे तो गुच्छा सा सेल का दिखा रखा है ना कोरक पुट्टी में, लेकिन वो जैसे अंदर गया तो यहाँ पे आप देखो वो दो लेयर में विभाजित हो गया है। एक लेयर बाहर की तरफ होती है जिसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं, और एक लेयर अंदर की तरफ होती है जिसको हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। फाइनली यही लेयर बाद में जाकर आपकी जो तीनों लेयर होती है ना, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम, उसको बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो तीन ही लेयर, मतलब दो लेयर होती है। फिर धीरे धीरे क्या है, जो एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो इन दोनों लेयर के बीच में घुसने लग जाती है। तो होता क्या है, फिर यहाँ पर जो दो लेयर है इससे तीन लेयर बन जाती है। एक सबसे बाहर की तरफ होगी जिसको हम एक्टोडम या फिर बाह्य त्वचा बोलते हैं। फिर एक लेयर बीच में बन जाती है जिसको हम मध्यजन स्तर या फिर मीजोडर्म बोलते हैं, और एक लेयर सबसे नीचे की तरफ होती है जिसे हम अंतस्त्वचा या फिर अंत्य त्वचा बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। ठीक है भाई, तो कहानी क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले गुच्छा था, जैसे अंतरोपण हुआ सबसे पहले दो लेयर बनी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट नाम दिया जाता है जिनको, है ना, ये सिलेबस में पूछेगा नहीं आपसे कोई। फिर होता क्या, एपीब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं वो इन दोनों लेयर के बीच में घुसने लग जाती है, तो वहां पे एक और लेयर बन जाती है जिसको मध्यजन स्तर बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम देखा जाए तो हमारे इस एम्ब्रियो के अंदर अब कितनी लेयर बन गई है, तीन लेयर, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। और याद रख लेना कि जब ये तीनों लेयर बन जाती है तब वो जो स्टेज होती है उस स्टेज को नाम दिया जाता है गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पहले एक ही लेयर थी, फिर तीन लेयर बन गई। सबसे बाहर की तरफ आपकी क्या होगी, मतलब बाहर की तरफ बाह्य त्वचा होगी एक्टोडम, बीच में होगी आपकी मध्यजन स्तर, और फिर अंदर की तरफ आपकी मिलती है अंतस्त्वचा। ये अंदर बाहर के उसमें कॉन्सेप्ट में मत घुसना, खाली इतना याद रख लेना तीन लेयर होती है, सबसे बाहर एक्टोडम, बीच में मीजोडम और अंदर की तरफ एंडोडम। अब देखो होता क्या है, यहीं पे थोड़ा सा एक चीज और आप सुन लो, ये इतना वैसे टॉपिक हमारा हो चुका है, भाई इसे आगे का थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। होता क्या है कि भाई जब ये एक्टोडम बनता है तो इसी की जो कुछ सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके इसको एम्ब्रियो को ऐसे अंदर की तरफ से घेर लेती है। ये कोशिका की लेयर आप देख सकते हो। तो ये जो लेयर बनी है इसको बोलते हैं हम उल्ब, है ना। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैविटी होती है, इस कैविटी को बोला जाता है क्या, उल्ब अवकाशिका। और इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको उल्ब द्रव्य बोलते हैं। और उस साइड अगर आप देखो तो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं ये डिवाइड करके एक और लेयर यहाँ पे बना दी है, आप देख सकते हो ये वाली लेयर, ठीक है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक कैविटी है। तो ये जो कैविटी है इसको बोला जाता है पित्त कोश,
या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम यॉर्क सैक। तो अभी के लिए खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ऑल्दो इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या चीजें हैं। आप फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि भाई जैसे अंतररोपण हुआ तो क्या होगा, जो कोशिका थी वो पहले 2 लेयर बनी, फिर 3 लेयर। कौन कौन सी? एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। फिर यहीं पर कुछ चेंजेस होते हैं और यहाँ पर एक और लेयर बनती है जिसको उल्ब बोलते हैं, और दूसरी साइड एक और लेयर बनती है जिसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं। इनका क्या काम है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रख लेना, जब आपका तूतक जो होता है, ब्लास्टुला जो होता है, उससे जब तीनों जर्म लेयर बन जाती है तब उस स्टेज को नाम दिया जाता है गैस्ट्रुला। और अगर मान लो किसी महिला में जो अंतर रोपण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तब हम उस महिला को कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ये जो महिला है ये गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो बस इतना सा ही है, इसके अंदर ज्यादा पढ़ना नहीं है, इतने से आपका काम पूरा चल जाएगा। तो ये जैसे आपको लास्ट क्लास में और अभी भी थोड़ा सा बता दिया है कि भाई सबसे पहले युग्मनज में क्या होगा, विदलन होगा, समसूत्री विभाजन है ना। तो कई सारे कोशिकाएं बनते हैं जिनको कोरक खंड बोलते हैं। 8 से 16 कोशिकाओं के कोरक खंड को क्या बोलते हैं हम? तूतक बोलते हैं। फिर वही आगे जाके क्या बना देता है? कोरक पुट्टी। एक कोरक पुट्टी में बाहर की तरफ देखोगे तो क्या होगा, एक पोष कोरक होगा, ट्रोफोब्लास्ट, और एक नीचे कोशिकाओं का समूह होता है जिसे इनर सेल मास बोलते हैं। अब होता क्या भाई कि अंतर रोपण के दौरान ये जो पोष कोरक है ना, तूतक का सबसे बाहर वाला एरिया क्या है? पोष कोरक। ये किसके संपर्क में आ जाता है? गर्भाशय अंत स्तर के। ठीक है, और अंदर जाने के बाद जो अंतर कोशिका समूह है ये आगे जाके क्या बना देगा? भ्रूण का रूप लेने लग जाती है। ठीक है भाई, जैसे ही वो अंतर रोपित हुआ, जो संलग्न के पश्चात जो गर्भाशय की कोशिकाएं होती है वो क्या मैंने आपको बताया, वो डिवाइड करके उसको दोबारा से बाहर से घेर लेती है ना, तो दोबारा से कोरक पुट्टी को आवृत कर लेती है, और इसी को हम अंतर रोपण कहते हैं। और जैसे अंतर रोपण हो गया, अब हम कह सकते हैं कि जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है भाई, तो ये आज का टॉपिक हो गया हमारा निषेचन। तो निषेचन में 2-4 स्टेजेस ही हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।